हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीजीएल में जो एएसओ की पोस्ट सीएसएस के अंदर होता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, उसकी बारे में हम देखने वाले हैं। उसका क्या जॉब प्रोफाइल हो सकता है और क्या इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इस पोस्ट के, नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें क्या क्या है और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सीजीएल 19 में, ये हम सब देखेंगे। तो ये सीजीएल 18 के लिए भी, क्योंकि अभी उनका भी डीवी रह गया है और अच्छी वैकेंसी है सीजीएल 18 में, सीजीएल 19 के लिए और आगे जो 20-21 दोगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 7 होता है आपका। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें इन हैंड सैलरी आपकी 55,000 से 60,000 के बीच में होती है। पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, तो ये एक्स सिटी का ही है आपका। ठीक है, अच्छा दूसरी हम बात करते हैं इसमें कि इसका जॉब नेचर कैसा होता है। तो बेसिकली क्लरिकल जैसा काम होता है, फाइलिंग पर ही काम करना होता है आपको। ठीक है, फाइल जैसा ही, मतलब फाइल का ही काम है आपका, कोई ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने हैं आपको, फील्ड का कोई काम नहीं है इसमें। तो डेस्क जॉब होता है आपका और अलग अलग मंत्रालय होते हैं। जब आपका इसमें सीएसएस में मिल जाता है, कैडर होता है सीएसएस, और इसमें वेरियस मिनिस्ट्री होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स। तो ये सारी मंत्रालय के अंदर आपको आपकी पोस्टिंग करी जाती है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो हो गया आपका एमईए, ये अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आईबी का भी अलग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो आपका मंत्रालय है वो अलग है। तो इसमें आपकी पोस्टिंग नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम मंत्रालय जो होता है इसी के अंदर कवर होता है। आपका प्रधानमंत्री मतलब पीएमओ जो होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ वो क्या नाम है आपका, होम अफेयर्स, एमएचए जो होता है, वो भी सीएसएस कैडर के अंदर ही आता है। लेकिन पीएमओ में रेयर केस में पोस्टिंग होती है आपकी। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एएसओ का यहाँ से नहीं हो सकता, हो जाता है। ठीक है, एक आध लोगों का हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग, ये जब जाओगे ऑफिस में तो समझ जाओगे। बेसिकली आपका कोई फाइल है किसी का पीछे से चला आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ उसके पुराने कुछ उसमें कहीं कोई कमियां हैं, तो उसमें आपको कोई पेजेस लगाने हैं, कोई उसमें एक नोटिंग करनी है, तो वो सब आपको करना होता है। बेसिकली फाइल में ही डीलिंग करनी होती है एएसओ को। कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, किसी फाइल पर कोई अपनी राय नहीं देनी होती है। ठीक है, और आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना। एएसओ सीएसएस जो होता है, और रिटायरमेंट भी आपको दिल्ली से ही होता है। लेकिन बीच में हो सकता है आपको कि डेपुटेशन के लिए जाना पड़ सके 4-5 साल के लिए, फिर वापस आप आ जाते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर भेज दिया तो आप लौटोगे नहीं, आप तो हमेशा वापस आ जाओगे दिल्ली में। तो आपकी पोस्टिंग हमेशा, रिटायरमेंट आप दिल्ली से ही लोगे, तो ये ध्यान रखना इसमें। और प्रमोशन की बात करें तो पहला एएसओ से एसओ होता है आपका, सेक्शन ऑफिसर। फिर आपका एसओ के बाद बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद सेक्रेटरी, और शायद उसके बाद एक प्रमोशन के बाद ख़त्म हो जाता है, या कई बार लोगों का सेक्रेटरी पे ही ख़त्म हो जाता है जॉब आपका। ठीक है, तो प्रमोशन भी देखें तो ठीक है आपका, है ना, टाइम पे 7-8 साल पे पहला होता है, फिर ऐसे करके प्रमोशन होता है। तो ये तो रही जॉब नेचर की बात रही आपकी। अब हम आते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं इस पोस्ट की। पहली चीज़, जो एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्टें हैं उसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है वो जॉब लोकेशन को लेकर ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एक्साइज से लेकर इनकम टैक्स से लेकर ऑडिटर से लेकर सभी में यही इशू बना रहता है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। कहीं मैं नॉर्थ का हूँ, कहीं मैं उधर साउथ तो नहीं चला जाऊँगा, या मैं कोलकाता से हूँ तो कहीं मेरे को जम्मू कश्मीर तो पोस्टिंग नहीं दे देंगे। लेकिन एएसओ सीएसएस की सबसे बड़ी बात है, या जितने भी एएसओ मैंने बताए थे दिल्ली वाली पोस्टिंग की मैक्सिमम के, है ना। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की नहीं होती, मैंने उसमें गलत से बोल दिया था, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एएसओ सीएसएस में दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय आपका वो है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है और दिल्ली में ही आपके रहते हैं। तो पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि ट्रांसफ़र का कोई इसमें दिक्कत होगा ही नहीं आपका। दूसरी बात करें कि बहुत सारे मंत्रालयों में काम कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। सभी मंत्रालयों में आपके वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता, कुछ में होता है, एक दो चार मंत्रालयों में, बाकी सब में काम आपका लोड कम ही होता है। तो आपको तैयारी के लिए समय मिल जाता है। अगर आप आगे कोई मान लीजिए यूपीएससी के लिए सोच रहे हो या कोई स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप तैयारी कर सकते हो क्योंकि आपके पास समय होता है। ये दूसरा बेनिफिट होता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। गर्ल्स, ऐसे मैंने इसमें गर्ल्स वाला डाला नहीं है, गर्ल्स अगर कोई है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये माना जाता है जॉब, है ना, उनके लिए सबसे सूटेबल जॉब है। अगर वो एनसीआर रीजन के आसपास से हैं या नहीं भी हैं तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, जॉब का जो समय होता है वो फिक्स होता है, कोई ओवर टाइम का लोचा नहीं है इसमें। कि जैसे इनकम टैक्स में भी कई बार आपको जब रेट वगैरह या जब क्लोजिंग होती है मार्च के समय में, तो लोगों को रात रात तक काम करना होता है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, 9:30 से 5:30 का टाइमिंग होता है, या कुछ मंत्रालय में 9 से 5 का होता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कई जगह पर बायोमेट्रिक तो हो ही गया अब हर जगह, है ना,
तो आपका कोई ऐसा इशू नहीं होता है टाइमिंग को लेकर के। आपका आराम से जिस टाइम पर है आप उस टाइम पर जाओगे और वापस आ जाओगे, तो फिक्स टाइमिंग है बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ मंत्रालय हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी जान पहचान है, क्योंकि आपसे जो ऊपर होते हैं आपके सीनियर, सब वो सीनियर IAS होते हैं, उनका मंत्रालयों में ट्रांसफ़र होता है सेक्रेटरी की पोस्ट पर, है ना। तो उनसे आपकी जान पहचान अच्छी हो जाती है, या फिर उनके PA से जान पहचान, आपके जो उनके नीचे SO होंगे उनसे जान पहचान हो जाती है, तो ये काम आते हैं आपके, है ना। तो ये चीज़ें आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं। अगर आपकी मंत्रालय अच्छे जैसे मान लीजिए आप गृह मंत्रालय में पोस्टिंग हो गई आपकी, तो ये आपकी पहचान बहुत सारे आपके काम करवा देते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, हम बात की यार जो छुट्टी को लेकर बहुत ऑफिसों में या बहुत सारे डिपार्टमेंट में इशू रहती है, तो ये इसमें आपको छुट्टी मिल जाती है। अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको छुट्टी सैंक्शन कर दिया जाता है। तो छुट्टी को लेकर इतना ज़्यादा दिक्कत मंत्रालय के अंदर नहीं होता है। रीज़न ये भी होता है कि वर्कलोड कम होता है, स्टाफ भी ठीक ठाक होते हैं। आपके नीचे ही आपके वो CHSL वाले होते हैं, MTS होता है, तो सपोर्टिंग स्टाफ होती है। तो आपको छुट्टी का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको छुट्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़े इसमें। तो ये सब कुछ कारण हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े से इसके नेगेटिव देख लेते हैं, क्या कुछ इसमें दिक्कतें हैं भी क्या, कि ये वाकई लेने लायक है। फर्स्ट तो देखिए, पहला ये है कि प्रमोशन जो है ना आपका मिनिस्ट्री के अंदर, ASO CSS के अंदर, वो वाकई बहुत स्लो है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। 8-8 साल 9-9 साल में लोगों का ASO से SO बनता है। बहुत लोगों ने बीच में ही ASO छोड़ के एक्साइज की तरफ, इंस्पेक्टर एक्साइज या दूसरों की तरफ, जॉब की तरफ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो रीज़न ये भी है कि प्रमोशन बहुत स्लो है। अच्छा, कारण देख लीजिए क्या है कि आपसे ऊपर ना काफ़ी सीनियर होते हैं, आपसे SO होते हैं, तो प्रमोशन ऊपर ना स्लो होते ही जाता है आपका। और सभी लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो और दिल्ली कोई छोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से प्रमोशन बहुत स्लो होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली से नहीं है, आप सपोज़ करिए कोई बंदा है आपका कि उत्तराखंड, हरियाणा की हम बात छोड़ दें और इधर नोएडा की छोड़ दें हम, गाज़ियाबाद की, तो ये दिल्ली में ही आ जाते हैं, इनका इन्वायरमेंट एक ही जैसा है। लेकिन मान लीजिए कोई इधर से है, पटना से है कोई, है ना, कोई बनारस से है आपका, और अगर वो दिल्ली में आके सोचता है कि चलो कोई नहीं, अब हम दिल्ली में ही ले लेते हैं, तो अगर आप दिल्ली के एनवायरनमेंट में नहीं रहे हो ना, तो आपको रहने में दिक्कत हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि सर्वाइव करना दिल्ली में भी नहीं, आप इस टाइम पर कुछ सालों से पॉल्यूशन से लेकर हर एक चीज़, और जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर आप छोटे इलाकों से हो तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कुछ सालों में आप हो सकता है परेशान हो जाओ इस ट्रैफिक से और इस भाग दौड़ से, है ना। तो ये आपको दिक्कत कर सकती है, लेकिन ये सभी के केस में नहीं है। जो खास वो लोग जो लोग इधर से बिलोंग नहीं करते या मेट्रो सिटीज़ में कभी रहे नहीं हैं, तो उनको ये दिक्कत कर सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हद तक ये आपको परेशान करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत मंथ तक, 4-5-6 महीने तक आपको ये हमेशा इससे गुजरना ही पड़ेगा, है ना। अगला देखिए, बताऊँ मैं आपको कि आपकी जो सारी सर्विस है आपकी, वो मंत्रालय में दिल्ली में ही गुजर जाएगी। तो होता ये कि एक ही ऑफिस में, एक ही जगह और एक ही स्टाफ के साथ आपको काम करते करते ना आपको बोरियत महसूस होने लगती है। ये हम सब जानते हैं कि जब तक कुछ चेंजेस नहीं होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आपने स्टार्टिंग में तो ले ली कि चलो हमेशा ज़िंदगी में दिल्ली में रहना है, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये अजीब सा लगेगा कि यार हम एक ही जगह वही बोरिंग सा काम 25-30 साल तक एक ही ऑफिस में वही फाइलिंग का काम, वही चीज़, तो कुछ नया सीखने को नहीं होता। तो ये आपको बोर कर सकता है। तो वही मैंने लिखा है इसमें, ये वाला पॉइंट आपके लिए। और मैंने लास्ट वाला, चौथा वाला पॉइंट यही नोटिस किया इसमें, वो करा है, नोट करा है कि देखो SSC की जितनी भी जॉब में फील्ड जॉब होता है, वहाँ पर एक्सपोजर होता है, सीखने को मिलता होता है, ठीक है। जैसे आपका एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, और उधर PO हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, रियल लाइफ आपका पब्लिक से वो इंटरेक्शन होता है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऑडिटर में भी आपका जब फील्ड में जाते हो तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन डेस्क जॉब में कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है, वही फाइलों पर काम करना है आपको, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाता फाइलों पे काम करके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पांचवा कि जैसे मान लीजिए मैंने वही कहा कि मान लीजिए कोई बनारस से है, कोई पटना से है ना, या कोई जयपुर से है, और मान लीजिए उसने दिल्ली ले लिया, अब वो 4-5 साल काम किया, तो बच्चे उसको मान लीजिए ठीक नहीं लगा, वो चाहता है कि यार मैं कैसे करके बनारस चला जाऊँ। किसी और जॉब में वो होता, मान लीजिए ऑडिटर होता या किसी और पोस्ट पे होता, तो उसमें तो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होती है, तो वो ले सकता है। लेकिन अब इसमें वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होते, सिर्फ आपको वहीं रहना होता है, दिल्ली में ही होता है आपका। डेपुटेशन पे जाओगे तो वो आप अपनी तरफ से नहीं जाते हो, मंत्रालय आपको भेजता है ना। और वो भी भेजेगा नहीं भेजेगा वो उन पर डिपेंड करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको इनकेस स्टार्टिंग में आपको लगा कि UPSC की तैयारी करनी है, तो चलो ले लेते हैं, समय मिलेगा, और दिल्ली है तो यहाँ पर कोचिंग हब होता है यहाँ पर।
लेकिन मान लीजिए कुछ सालों बाद आपका मन नहीं हुआ, या बहुत लोग ना तैयारी नौकरी में आने के बाद पढ़ने का मन भाग जाता है उनका। तो अब सपोज़ करिए अगर आपने यूपीएससी ही करके आए थे और मान लीजिए बाद में आपको 2 साल 1 साल बाद मन नहीं हुआ आपका, या फिर सोचा कि चलो नहीं देना अब तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपके लिए फिर ये कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसी को ही टारगेट करके आए थे और आपका मन मान लीजिए इन केस किसी का नहीं हुआ या फिर छोड़ा कि अब छोड़ो, अब हम जो इस जॉब में आ गए इसी में लग, बहुत लोग होते हैं ऐसे, पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी जॉब लग गई, पहले सोचे थे कि करेंगे आगे, फिर वो अब नहीं कर पाते, कोई बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है आपके। तो ये भी एक पॉइंट होता है। तो आपको फिर ये कोई ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए अगर आप ये सोच के लिए थे तो। अब देख लेते हैं क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको इसमें नहीं बताई थी, लिखा नहीं इसमें, वो पॉइंट आ नहीं रहा था इसमें, कि जो स्टाफ क्वार्टर की बात करें ना सीएसएस में, तो गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें बहुत समय लग जाता है, ये ध्यान रखना। कम से कम 6 साल लग जाता है आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलने में, सीएसएस में, मंत्रालयों के क्वार्टर मिलने में। रीज़न वही होता है कि आपसे बहुत लोग ऊपर होते हैं जो पहले से अप्लाई कर रखे होते हैं, तो आपको मिलने में समय लग जाता है। तो बाहर, उसके लिए आपको बाहर से ही रहना, मतलब बाहर ही रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलते हैं, ठीक है, दिल्ली में जैसे, तो आपको फिर बाहर रहने के लिए एचआरए तो मिलता है, लेकिन वही है कि फिर वो बात नहीं रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत हद तक आपके लिए वो सस्ता ही पड़ता है आपके लिए। तो ये भी एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो ये रह सकती है मेरे हिसाब से आउट ऑफ 700 है ये, ठीक है, टोटल मिला के है 700 में से टियर 3 लगाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रीज़न क्या है कट ऑफ का, मैंने कई वीडियो अपलोड करे हैं, क्या कारण था कट ऑफ कम होने का। जिसको ज़्यादा लग रहा है वो भी देख लेना, कम लग रहा है वो भी देख लेना, वीडियो पड़े हैं चैनल पे, ठीक है। तो यूआर के लिए 630 से 635, ईडब्ल्यूएस 620 से 625, ओबीसी 610 615, एससी 560 से 565 और एसटी का 540 से 545। यार अभी ना एक्स सर्विसमैन का मिल नहीं रहा है डेटा मेरे को ज़्यादा, तो मैं अभी उसको ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि कमेंट का देखो प्रेडिक्ट करने के ऊपर नहीं होता है। प्रेडिक्शन करने के बाद दिक्कत ये हो जाती है कि अगर कुछ 1-2 वर्ड इधर उधर हो जाते हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्या ही कर देते हो, आफत मचा देते हो। अब मैंने इतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए, 1-2 में जैसे हुआ क्या है मुझसे कि जैसे मैंने अभी ना 500, मान लीजिए किसी के 505 नंबर आए हैं ना, और मैंने उसको रिप्लाई कर दिया कि 2800 ग्रेड पे के चांस है आपके, यूआर का था और 18 की डेट थी उसकी। अब मैंने 18 को 16 ही पढ़ लिया। अब होता है कि बहुत सारे एक साथ ना कमेंट आ जाते हैं यार, अब देखोगे वीडियो में 600 कमेंट हैं, उनको सबके रिप्लाई करने होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई कर दूँ, एक आध में ऐसा हो जाता है बच्चे कि एकदम कई सारे कमेंट एक साथ रिप्लाई कर रहे हैं। तो 18 को मैंने 16 पढ़ लिया, तो मैंने लिख दिया उसको 2800 जीबी। तो आप बोल सकते हो कमेंट में कि आपने ये कैसे लिख दिया, तो मैं टाइम जब मिलेगा दोबारा से फिर से देखूंगा, है ना। और आप जब कमेंट करते हो अपने स्कोर ना, तो अपनी कैटेगरी सब डिटेल पूरा लिखा करो। अब कब सपोज़ करिए किसी ने कैटेगरी नहीं लिखी, फिर मैं लिखता हूँ कैटेगरी लिखो अब, और फिर दोबारा वो कमेंट नहीं दिख पाता ना, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं एक साथ। तो प्लीज़ कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा।